हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत करेंट अफेयर और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अपडेटेड यह मॉडल आंसर है। कल के वीडियो में हमने 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारी आप लोग कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में कल हमने विस्तृत चर्चा की थी। और आज से हम लोग बीपीएससी मेंस मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। 2-3 दिनों के अंदर अंदर बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेड बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया जाएगा और वहीं पे इन सभी मॉडल आंसर का नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट जो है उसी पेड ग्रुप में सभी को अवेलेबल कराया जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे होंगे, तो उनके लिए कई सारे हमारे मॉडल आंसर डिस्कशन का वीडियो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाइए, उसे बार बार देखिए। आंसर राइटिंग कैसे प्रारंभ करना है, किस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार से उत्तर को लिखना है, एक उत्तर का फ्रेमवर्क किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सभी से संबंधित हमारा लगभग 40-50 मॉडल आंसर पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है। तो उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, आज से हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए मॉडल आंसर डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा आज का दिन करेंट अफेयर से संबंधित। यह करेंट अफेयर और पॉलिटी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक है वह है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। हाल ही में सदन के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति में जिस प्रकार से अपराधीकरण में वृद्धि हो रही है उसको रोकने के ख्याल से 130वां संविधान संशोधन विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के बाद इसका हम लोग मॉडल आंसर फ्रेम करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा करते हुए पक्ष विपक्ष में तर्क को प्रस्तुत करें। देखिए, प्रश्न 2-3 सेगमेंट में पूछा गया। पहला है कि संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया है। ठीक है, इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा करते हुए, यानी कि इस विधेयक के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना है। क्या उसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, किस प्रकार से सदन के पटल पर उसे पेश किया गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर आपको चर्चा करनी होगी। इसके बाद इस विधेयक के पक्ष विपक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं, इस विधेयक के पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, इस पर आपको चर्चा करना है और फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ आपको आंसर को फिनिश करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यह समझेंगे कि आखिर 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या, क्योंकि यह जब समझेंगे उसके बाद ही इस पे हम लोग पक्ष और विपक्ष में चर्चा संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग इसका आंसर फ्रेमिंग जो है वह प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चूंकि करेंट अफेयर से संबंधित सवाल है तो आपकी जो शुरुआत है वह उसी अनुरूप होनी चाहिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। संसद के द्वारा इस पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी के नाम से जाना जाता है, संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। यह विधेयक जहां एक तरफ शासन में नैतिकता स्थापित करने में सहायक है, वहीं दूसरी तरफ यह संघवाद के भावना के अनुरूप भी प्रतिकूल भी प्रतीत होता है। यानी कि इस विधेयक के जरिए जहां हम लोग एक तरफ शासन में नैतिकता स्थापित कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ संघवाद के लिए यह विधेयक खतरा भी प्रतीत होता है। अब कैसे खतरा प्रतीत होता है और कैसे शासन में नैतिकता स्थापित होगी, तो उसके लिए हम लोग प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तभी हम लोग समझ सकते हैं कि पक्ष में हम जा सकते हैं या विपक्ष में क्या मतलब प्रावधान है, उसी पर फिर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है और 130वां संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में पेश किया गया, तो उसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया है ताकि जेपीसी में विस्तृत चर्चा हो। वहां पर इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, विभिन्न जुडिशियरी के लोग शामिल होते हैं, न्यायविद शामिल होते हैं, कानूनविद शामिल होते हैं और सभी इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा करते हैं। चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, इसे पारित करने के लिए 2/3 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो संविधान संशोधन विधेयक होता है, मोस्टली देखेंगे कि उसे जेपीसी के पास भेज दिया जाता है, जहां पर विभिन्न लोगों से, कानूनविदों से, न्यायविदों से, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, ठीक है, उस पर चर्चा संवाद की जाती है और फिर उसे सदन के पटल पर लाया जाता है। कुछ जो सुझाव होते हैं
जो जेपीसी के द्वारा दिया जाता है, तो उस सुझाव के साथ फिर उसे पेश किया जाता है ताकि उसे पारित किया जा सके। ठीक है, तो यह हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए इस विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। पहला प्रावधान है, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। आपको सुनने में लग रहा होगा कितना बढ़िया यह प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश को हो, राज्य को हो या फिर केंद्र स्तर के हो, अन्य कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिन से अधिक समय तक वह हिरासत में रहते हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। यानी कि करप्शन को रोकने की दिशा में, भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि हो सकता है कि राजनीतिक दल के द्वारा, सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा अपने विपक्षी दल की, जहां पे जिस राज्य में सरकार है वहां पर ईडी सीबीआई के जरिए जबरदस्ती उस पर गलत क्लेम करने के बावजूद मान लेते हैं कि उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और 30 दिन तक वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दल की जो सरकार है उसे तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा, वहां के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो दूसरा पक्ष यह भी है। लेकिन अगर ओवरऑल इसके प्रावधान के संदर्भ में देखा जाए तो निस्संदेह काफी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे राजनीति में अपराधीकरण कम होगा। कोई भी जो राजनीतिक दल हैं वे दागी व्यक्ति को मंत्री बनाने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर दागी व्यक्ति को हम मंत्री बनाते हैं और इसे 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में कभी लिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसे त्यागपत्र देना पड़ेगा और जनता के बीच उस दल की सरकार के प्रति गलत मैसेज जाएगा। तो निस्संदेह करप्शन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। चाहे वह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य कोई भी मंत्री 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें स्वतः 31वें दिन त्यागपत्र देना पड़ेगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा पद पर। अगर प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा, या अन्य कोई मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हो तो प्रधानमंत्री सिफारिश करके राष्ट्रपति के माध्यम से उसे हटाएंगे, राज्य के मंत्री हो तो मुख्यमंत्री सिफारिश करके राज्यपाल के माध्यम से उसे हटाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के अगर मंत्री हो तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जाएगा। तो अगर स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यह पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा प्रावधान, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन का प्रावधान है। अब सवाल कि तीनों आर्टिकल में है क्या, तो आर्टिकल 75 में केंद्र के मंत्रियों के बारे में प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मंत्रियों को हटाने का क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा की गई है। तो अब एक क्लॉज उसमें ऐड करना पड़ेगा कि अगर 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में कोई मंत्री रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। इस क्लॉज को इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। 164 जिस प्रकार से आर्टिकल 25 केंद्र के मंत्रियों के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 164 राज्य मंत्रियों के बारे में चर्चा करता है, और 239 ए यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करता है। लेकिन यह दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों पर भी यह प्रावधान जो है लागू होंगे। यानी कि जिस भी राज्य में कैबिनेट का गठन होता है, जहां पे विधानसभा की प्रक्रिया संचालित होती है, वो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश वहां पर ये सारी प्रक्रिया जो है वह लागू होगी। और इसके लिए जम्मू कश्मीर जो वहाँ का अधिनियम है उसमें संशोधन से संबंधित विधेयक भी लाया गया है, और पुडुचेरी से संबंधित भी संशोधन विधेयक लाए गए हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली पर भी लागू होगा, पुडुचेरी पर भी लागू होगा और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। बाकी सभी राज्य पे लागू होंगे और केंद्र सरकार के स्तर पर लागू होगा। यह प्रावधान इन 3 स्तर पे लागू होंगे। हिरासत से रिहाई के बाद मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को फिर से अपने पद पर वापस आने की अनुमति है। यानी कि 30 दिन तक वो हिरासत में रहते हैं, अगर मान लेते हैं कि वो दोषमुक्त सिद्ध हो गए, जो उन पे आरोप था वे आरोप से उनको मुक्त कर दिया, तो मुक्त करने के बाद पुनः वे अपने पद पे वापस लौट सकते हैं, वह फिर से मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यह 130वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब सवाल है इसके पक्ष विपक्ष में तर्क। प्रश्न में तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसके पक्ष विपक्ष में तर्क को प्रस्तुत करना है। हमने इसके प्रावधान के बारे में समझा।
पक्ष विपक्ष के तर्क आगे हम लोग देखें उससे पहले किस प्रकार से राजनीति में आपराधिक तत्वों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। 2009 में जहां 30% सांसद दागी थे, 2014 में आंकड़ा बढ़कर 34% हुआ, 2019 में आंकड़ा बढ़कर 43% हुआ है और 2024 में आंकड़ा बढ़कर 46% हो गया है। यानी कि राजनीतिक दलों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ठीक है, लगातार आपराधिक तत्वों को वहां पे जो भी जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई है, आपराधिक जिन पर आरोप हैं, उनको भी टिकट दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा और वे विजयी होकर दागी प्रतिनिधि संसद में पहुंच रहे हैं। यह एडीआर का रिपोर्ट है। एडीआर का रिपोर्ट काफी प्रामाणिक माना जाता है पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो एडीआर की रिपोर्ट के अंतर्गत 2009 में जहां 30% दागी प्रतिनिधि चुनकर आए, वह संख्या 2024 में बढ़कर सीधे 46% हो चुकी है। यानी लगभग आधे जो सांसद और जनप्रतिनिधि हमारे हैं वे दागी हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग आंकड़े को याद रखेंगे। अब आइए इसके पक्ष में तर्क। अधिनियम की विशेषता को हमने आपने समझ लिया। अब इस अधिनियम के पक्ष में तर्क हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आइए पक्ष में तर्क। पहला पॉइंट है राजनीति के अपराधीकरण से निपटने में सहायक। निस्संदेह अगर 30 दिन से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है तो इसे कहीं ना कहीं जब वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे या फिर उनको पद से हटाया जाएगा तो इसे कहीं ना कहीं राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का वह दूर होगा। और इससे यह भी होगा कि राजनीतिक दल दागी व्यक्ति को टिकट देने से बचेंगे या फिर अगर टिकट दे भी देते हैं वह जीत भी जाता है तो उसे मंत्री बनाने से बचेंगे, क्योंकि हमेशा उसे डर रहेगा कि कभी न कभी यह व्यक्ति अरेस्ट हो सकता है और फिर इसे त्यागपत्र देना पड़ेगा और फिर जनता के बीच गलत मैसेज आएगा कि आपने गलत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मंत्री बनाया ही क्यों। तो इससे कहीं ना कहीं राजनीति के अपराधीकरण से निपटने में सहायक सिद्ध होगी। शासन में नैतिकता स्थापित होगा। स्वच्छ प्रवृत्ति को जो लोग होंगे वे मंत्री बनेंगे, उन्हीं को टिकट देने के लिए राजनीतिक दल जो है वह बाध्य होंगे, तो शासन में इससे नैतिकता स्थापित होगी। लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करना। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जिताऊ जो कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट दिया जाता है, चाहे ये जिताऊ कैंडिडेट दागी ही क्यों ना हो, कोई अपराधी ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो। तो इससे क्या होगा कि उनको टिकट देने से राजनीतिक दल बचेंगे, मंत्री बनाने से उनको राजनीतिक दल बचेंगे और इससे लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान होगा। आम जनता राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेगी और आम जनता भी अच्छे पदों पर जाकर जनता के हित में काम कर सकेंगे। तो लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान इस विधेयक के जरिए स्थापित होगा अगर इसे लागू कर दिया जाता है, तो अगर यह संसद से पारित हो जाता है तो। जनता का राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा में वृद्धि। निस्संदेह अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग शासन व्यवस्था से बाहर होंगे तो जनता का एक व्यवस्था के प्रति सम्मान में वृद्धि होगी। जनता व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और जनता उस व्यवस्था के लिए उत्साहित रहेगी, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। अभी क्या होता है, कोई मान लेते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर टिकट उनको मिलता है और वोट करना होता है तो जनता में कहीं कहीं एक निराशा का भाव देखने को मिलता है, वे मतदान की प्रक्रिया से दूर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर स्वच्छ प्रवृत्ति के लोग राजनीति में ज्यादा आएंगे तो राजनीतिक संस्थाओं पर भी भरोसा में वृद्धि होगा और जनता बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले सकेगी। कानूनी कमियों को दूर करना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम केवल दोष सिद्धि के बाद ही निर्वाचित प्रतिनिधियों का अयोग्य ठहराता है, और लेकिन यह जो प्रावधान होगा दोष सिद्धि से पूर्व केवल हिरासत ही अगर किसी व्यक्ति को ले लिया जाएगा तो हिरासत की अवधि, हिरासत में लेने के बाद भी इसे अपने पद से त्याग देना हो, पद त्याग देना होगा या फिर उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो पहले क्या था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के जरिए केवल दोष सिद्धि के बाद प्रतिनिधियों को हटाया जाता था, वहीं अब इस अधिनियम के जरिए दोष सिद्धि तो छोड़िए, केवल हिरासत में अगर ले लिया जाता है, आरोप उस पर लग जाते हैं और 30 दिन तक वो हिरासत में हो जाता है तो भी उसे पद से त्यागपत्र करना पड़ेगा। यानी कि जो कानूनी कमियों के बीच जो गैप दिख रहा था दो कानूनों के बीच में, उस गैप को इस विधेयक के जरिए भरने का प्रयास किया गया है। तो यह 5 पॉइंट है इस अधिनियम के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो हमने इस अधिनियम के प्रावधान को समझा, इसके पक्ष में हमने तर्क को देखा। अब हम लोग देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। निस्संदेह यह विधेयक आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना बढ़िया है, इससे करप्शन दूर होगा, इससे राजनीति में अच्छी व्यवस्था आ पाएगी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कम होंगे, शासन व्यवस्था में स्वच्छ प्रवृत्ति के लोग मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। लेकिन यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है वहीं अंदर से इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी जटिल है। क्यों? पहला पॉइंट, विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास।
ठीक है। कैसे विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर किया जाएगा? तो विपक्षी दल को मान लेते हैं कि केंद्र में अभी आप लोग इसे राजनीतिक रूप से अन्यथा मत लेंगे, मान लेते हैं कि केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और उदाहरण के लिए अभी जैसे कर्नाटक में या फिर बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, बंगाल में विपक्षी दल टीएमसी की सरकार है, तो क्या होगा कि ईडी सीबीआई को भेजकर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक विद्वेष के आधार पे जो भी वहां पे मंत्री बने हुए, टीएमसी के मंत्री बने हुए हैं, उन मंत्रियों पर रेड डाला जा सकता है, छापा कराया जा सकता है और गलत केस में इनको फंसाया जा सकता है। जब गलत केस में फंसेंगे एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद क्या होगा कि इनकी गिरफ्तारी होगी, और जब इनकी गिरफ्तारी अगर 30 दिन से अधिक समय तक इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या होगा कि इनको पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या फिर पद से इनको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कई मंत्रियों को किया जा सकता है और पूरी सरकार को अस्थिर किया जा सकता है। उसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वही केस यहाँ पे भी हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें होंगी। तो यह अक्सर अभी हाल ही में एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल का सामना करना पड़ा। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जो है लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद वो फिर पुनः वापस आए तो फिर उन्होंने पद संभाला और फिर वो चुनाव की राजनीति में गए, फिर विजयी होकर वे आए हैं। तो ऐसे कई आपको राजनीतिक दल, आपको कई सारे ऐसे विपक्षी दलों की सरकार मिल जाएगी जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार से अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है और इस अस्थिरता के प्रयास में ईडी सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों के भी दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि केंद्र सरकार का ईडी और सीबीआई एक हथियार की तरह है और जिसके ऊपर आरोप लगेगा, अब आरोप सिद्ध हो या ना हो अलग मैटर है, वह व्यक्ति करप्शन किया है या नहीं किया है, जब तक उस पर पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि केवल आप पे आरोप लग जाते हैं और 30 दिन की हिरासत में आप अगर ले लिए जाते हैं तो आपको पद त्याग देना पड़ेगा। भले पद त्यागने के बाद आप आरोप मुक्त ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस समय तो आपको पद त्याग देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों की सरकार जो है अस्थिर होगी और इससे संघवाद की जो भावना है, संघवाद की भावना इसे भंग होगी। क्यों? क्योंकि विपक्षी, ये तो मंत्री का हमने बताया, मान लेते हैं कि अगर ईडी सीबीआई के द्वारा सीधे सीधे टारगेट करके किसी विपक्षी दल की सरकार के जहां पे भी है वहां पे मुख्यमंत्री को टारगेट कर दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा तो पूरी कैबिनेट उसकी भंग हो जाती है और नए सिरे से कैबिनेट का गठन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देते ही पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वह सरकार अस्थिर हो गई क्योंकि विपक्षी दलों के द्वारा हो सकता है वहां पे विधायकों की खरीद फरोख्त की घटना घटित हो, विधायकों को खरीद लिया जाए और अपनी सरकार को बना लिया जाए। तो विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने, उसे गिराने और अपने सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त करने आदि की दिशा में देखा जाए तो यह विधेयक जो है यह एक इसके जरिए यह सारे कार्य संभव हैं। ठीक है। अगला, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल अवधारणा। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है समझिए। जब तक व्यक्ति दोष साबित न हो तब तक वह व्यक्ति निर्दोष होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। कोई व्यक्ति आरोप लगाने भर से वह दोषी नहीं होता है, आरोप सिद्ध भी होने चाहिए न्यायालय के जरिए, जांच एजेंसी के जरिए या फिर किसी प्रकार की टीम के जरिए जो निष्पक्ष जांच एजेंसी हो उसके जरिए, तो आरोप सिद्ध होने चाहिए। जब तक कोई भी व्यक्ति दोषी साबित ना हो जाए तब तक वह व्यक्ति निर्दोष होता है। लेकिन इस सिद्धांत में क्या है, दोष साबित तो बात की बात है, जैसे ही आरोप लगा और उसकी गिरफ्तारी हुई 30 दिन से लंबे समय तक तो उसको तुरंत पद से त्यागपत्र करना पड़ेगा। ठीक है। तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल अवधारणा है। संघवाद के लिए खतरा। संघवाद के लिए खतरा, अभी हमने बताया कि विपक्षी दल की जो सरकार है उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा सकता है। यदि गिरफ्तारी गलत या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। अब सही बात है, या मुआवजे का कोई प्रावधान, मान लेते हैं कि अधिकांश ऐसे केस में जिसमें ईडी और सीबीआई इन्वॉल्व होती है, अधिकांश केस स्टार्टिंग में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अधिकांश केस में देखेंगे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लेकिन अंत समय तक वह व्यक्ति दोषमुक्त साबित हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति दोषमुक्त साबित हो जाता है तो उनके आचरण पर लांछन लगा है, वह व्यक्ति पद से हटाया गया है, जनता के बीच गलत मैसेज उस व्यक्ति के खिलाफ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे मुआवजे का प्रावधान नहीं करना चाहिए? कोई व्यक्ति सिर्फ आरोप
आरोप लगा दे तो उसे पद से हटाना कहाँ तक न्यायोचित है, और अगर पद से हटा भी दिया जाता है, बाद में दोषमुक्त सिद्ध होता है, तो उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो लांछन लगे, उसका आचरण चरित्र को लेकर करप्शन का जो आरोप, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तो ऐसी स्थिति में उसके मुआवजे का क्या कोई प्रावधान है? तो नहीं। तो यह जो एलिमेंट है, यह जो प्रावधान है, इसके एक विपक्ष में जाता है। विभिन्न कानूनों के मध्य विरोधाभास। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार केवल दोष सिद्धि पर ही अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है इस अधिनियम में कि अगर केवल दोष सिद्धि होता है तभी आप पद से हट सकते हैं, लेकिन इसमें केवल हिरासत भी अगर ले लिया जाता है तो भी आपको पद से हटाना पड़ेगा। तो इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। तो लेकिन जो विद्यमान विभिन्न कानून हैं उनके मध्य विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट, रिहाई के बाद दोबारा मंत्री बनने से बार बार त्याग और पुनर्नियुक्ति की स्थिति बनेगी, इससे शासन में अस्थिरता बनेगा। हाँ, एक पॉइंट ये बढ़िया है कि अगर व्यक्ति दोषमुक्त सिद्ध होता है तो फिर से वह अपने पद पर मंत्री बन सकता है, लेकिन जब फिर से वह मंत्री बनेगा तो बार बार यह प्रक्रिया चलते रहेगी, सरकारें अस्थिर होगी। वह लंबे समय तक एक ही व्यक्ति एक मंत्री पद पर अगर नहीं रहेगा तो जनता के हित में कैसे काम करेगा? नए बार बार कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा, अपना नया नियम कानून लागू करेगा और इससे शासन में अस्थिरता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जहां इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, वहीं विपक्ष में भी इसके तर्क काफी दिए जा सकते हैं, और यह जो तर्क है निस्संदेह हमारे संघवाद की भावना के प्रतिकूल नजर आता है, जहां पे विपक्षी दल की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा और विभिन्न सत्तारूढ़ दलों के द्वारा किया जा सकता है। अब हम लोग एक कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा, पक्ष में तर्क को हमने देखा, विपक्ष में तर्क को हमने देखा। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि यह संविधान संशोधन विधेयक जहां एक तरफ शासन में नैतिकता को स्थापित करता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता तथा विद्वेष को जन्म दे सकता है। अब कैसे विद्वेष को जन्म देगा, अभी हमने उस पर डिटेल ऊपर समझा है। अतः ऐसी स्थिति में हमें बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में सीधे पद से हटाने के बजाय अंतरिम निलंबन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब सवाल है कि अंतरिम निलंबन की व्यवस्था क्या है? तो जब तक उसके ऊपर दोष का आरोप रहता है और जब तक वह व्यक्ति दोषमुक्त सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वह अपने पद पे तो बना रहेगा, लेकिन वह कार्य नहीं कर सकता है। मतलब उसको कार्य करने से वंचित किया जा सकता है और उसका डिपार्टमेंट किसी और व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो अंतरिम निलंबन की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जब वह पूरी तरीके से दोषी साबित हो जाए तब उसे पद से हटाना चाहिए। दूसरा यह भी आप उपाय दे सकते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आपराधिक मामले हैं, आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। या एक और आप यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं बीच का विकल्प के रूप में, आप यह भी सुझाव दे सकते हैं कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि क्या व्यक्ति को पद से हटाया जाना उचित होगा या नहीं होगा, किस प्रकार के आरोप हैं, क्या गंभीर आरोप हैं, या सिद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन सभी की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मॉडल आंसर डिस्कशन फिनिश हुआ है। जो जिस प्रकार से प्रश्न या जिस फ्रेम में पूछा गया था उसी फ्रेम में यहाँ पर आंसर को डिस्कस किया गया है। जो आगामी 2-3 दिनों के अंदर हम लोग पेड बैच को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं पे ये सभी मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो मॉडल आंसर होंगे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, उसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न और आंसर फ्रेम किया हुआ रहेगा। वहाँ पे आपको 3.5 पेज के आसपास आंसर लिखने होते हैं, और यहाँ पे भी उसी के आसपास आपको आंसर मिलेगा, ताकि और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। ज़्यादा हमारा फोकस करेंट अफेयर्स पे होगा, क्योंकि करेंट अफेयर जो है वह करेंट अफेयर आपका तो करेंट अफेयर जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 में करेंट अफेयर मिलता ही है, आईआर वहाँ पे मिलता ही है, लेकिन पॉलिटी का सेक्शन जाएंगे तो पॉलिटी में भी आपको करेंट अफेयर का ही सेगमेंट एक तरह से कवर करना पड़ता है। ज्योग्राफी इकोनॉमी में भी आपको इकोनॉमी में स्पेशली जाएंगे तो करंट अफेयर का सवाल बनने की पूरी संभावना है। साइंस टेंक में भी आपको करंट अफेयर के सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।